पार्ट टू में हम लोग, आप लोगों को पता है, बात करते हैं कि भारत देश में हमारे किस प्रकार का विज्ञान हो रहा है, और जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। एंड देन पार्ट थ्री में हम सर के बारे में डेडिकेटेडली बात करेंगे। तो इन सारी बातों के साथ अभी पार्ट वन जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है, पार्ट टू को शुरू करते हैं हम लोग। और पहला सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा पार्ट टू में, इतने सालों से आप कॉस्मोलॉजी करते हैं, आपने एस्ट्रोफिजिक्स किया, बाहर के देशों में भी आप गए, बाहर के देशों के वैज्ञानिक जो हैं, और छोटे मोटे नहीं, मतलब सीधा स्टीफन हॉकिंग सर और रॉजर पेनरोज सर के साथ आपने कोलैबोरेट किया, भारत में भी राय चौधरी सर के साथ कोलैबोरेट किया। तो इतनी जगहों पर काम करने के बाद आपको मतलब क्या लगता है, भारत में क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च का अभी के टाइम पर क्या स्टेट है? किस तरह से क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च को लिया जाता है? क्या फंडिंग्स वगैरह का सिस्टम रहता है? और कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है किसी के लिए क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च में जाना और उसमें काम करना? आपने जो सवाल पूछे हैं मतलब बहुत ही मायने रखते हैं, और मेरे जो जवाब है वो काफी अनऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। खैर, मुझे जो लगता है वो मैं हमेशा बताता हूँ, और मैं ज्यादा परहेज नहीं करता अपनी बात ये बताने के पहले लिए। फोन कॉल में मैं समझ गया था। और मैं ओपन भी रहता हूं कि मेरा मिस्टेक हो तो आप बता दीजिए, मैं करेक्ट कर लूंगा अपने आपको। पर हमारे देश में, या आपने बहुत शब्द उचित प्रयोग किया, क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, तो आजकल के लिए देखें तो बच्चों को तो बहुत ही करना है वो, ये मैंने देखा है भाई। बच्चों को, सॉरी, मैं मतलब आई मीन आवर यंग स्टूडेंट्स, आवर यूथ, यू सी, दे वांट टू डू इट, उनको करना है। पर फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछे तो आजादी आई, अब तो हम अमृत महोत्सव कर रहे हैं, और इसी आपको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है और सब अच्छी ही चीजें कहना है। पर फ्रैंकली आपको मैं सवाल पूछूंगा कि एक आप हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और वो सब बातें भूल जाए, पर एक जमाने में जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, एक जमाने में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो एक जमाने में था, आज वही इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़े हैं कि उनका क्या हाल है। इसी उनकी जो अच्छी चीजें हम प्रिजर्व कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर हम, आपका आंसर ये है कि भाई एक जमाने में जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्टेटस था, तो आज वो है कि नहीं, और नहीं है तो उसका लॉस किसको है? आपको नहीं है। आप यंग जनरेशन, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या था एक जमाने में? दिल्ली यूनिवर्सिटी का यू सी फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिलोसॉफी डिपार्टमेंट्स, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स, कैसे कैसे लोग काम कर रहे थे। तो वो ट्रेडिशन हम क्यों प्रिजर्व नहीं कर पाए? अगर हमने नहीं, अगर कोई एग्री होता है तो, अगर कोई कहता है कि भाई, वो तो कहने वाले तो ऐसे भी कह देते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत आगे हैं, पर आप देखिए, रैंकिंग्स देख लीजिए, वर्ल्ड रैंकिंग्स देख लीजिए, कोई लोग तो कहते हैं कि अरे क्या रैंकिंग, मैं खुद भी इतना रैंकिंग में नहीं मानता, पर फिर भी देखिए हार्वर्ड जो है, MIT है, अपना नाम बनाए हुए हैं, तो वो कोई बिना बात के तो नहीं है। उसके क्राइटेरिया होते हैं, वो उस पे चलते हैं, वही क्राइटेरिया पे। तो हम ये प्रिजर्व कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, यू सी। और अगर हम नहीं कर पाए हैं तो क्या
कितना और कहाँ, तो ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है शिवा, रियली स्पीकिंग। तो अभी मैं TIFR में काम करता था, मतलब मोस्ट ऑफ माय टाइम। पर आपको पता है TIFR है, PRL है और दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस है, तो दे आर सॉर्ट ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर। मतलब विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में टॉप रिसर्चर्स आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, टॉप इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। यहां अलग से है, तो उसका भी एक तरह से यूनिवर्सिटीज को लॉस है, क्योंकि टॉप माइंड्स आर इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया, टीचिंग को अलग कर दिया, रिसर्च को अलग कर दिया। तो उसमें भी अब क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च की जब बात आती है, तो हमारे यहाँ तो मतलब आज एक दिन गया तो शाम को प्रॉफिट कितना हुआ, एक क्वार्टर गया, एक महीना गया, 3 महीने का क्वार्टर गया, प्रॉफिट बताओ। अब क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च है, तो उसमें तो आपको नॉलेज का परसूट है। यू आर लुकिंग आफ्टर गुड नॉलेज। हम मानते हैं कि नॉलेज का एप्लीकेशन होना चाहिए, पर आप हमेशा हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे कि हमें तो इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, अभी अभी का फायदा चाहिए। तो आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो एक जमाना ऐसा आएगा कि जब हम कहते हैं कि हम भारत को डेवलप्ड कर देंगे, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ये है वो है, पर जब तक आप फंडामेंटल रिसर्च नहीं करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे आप फंडामेंटल रिसर्च में जब तक आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक कभी भी आप डेवलप्ड कंट्रीज से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग हमेशा 50 साल, 30 साल, 40 साल आगे का सोचते हैं, और हम जो है वो 10 साल, 20 साल पुरानी चीज हो गई, और जब वो नेसेसरी बन गई तब हम उसे परचेज करने निकलते हैं। अब वो लोग भी कोई कम बिजनेसमैन नहीं है, तो वो तो जो चीज $1 मिलियन में बनी है, उसका जो प्राइस है हमें बताएंगे $100 मिलियन। फिर हमारे अधिकारी लोग जाएंगे वहां, नेगोशिएशंस करेंगे, और फिर $100 मिलियन में से उसका प्राइस जो है वो 60 मिलियन पे ले आएंगे, और यहाँ आके कहेंगे कि वो तो 100 मिलियन बता रहे थे, हम तो $50 मिलियन में लेके आए हैं। और वो लोग हंसेंगे कि $1 मिलियन का जो है सामान, वो हमने $50 मिलियन में इनको बेच दिया। तो व्हाट आई मीन टू से इज हमको एप्लीकेशन का रिसर्च भी करना चाहिए, पर फंडामेंटल रिसर्च में ध्यान ही ना हो, वो हमको लॉन्ग टर्म में इट इज वेरी डैमेजिंग। अब ये कथा किसको करे, किसको समझाए जाके? रामायण और भागवत की कथा तो चलती है। बट सर, क्या ये एक रीजन हो सकता है, क्या ये एक प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है कि बहुत सारे बड़े नाम जो हैं, या बहुत सारे अब जो नए नाम आते हैं सामने, भारत में नहीं, अब वो विदेशों में पाए जाते हैं। लाइक अगर मैं कोट करूं एक नाम, डॉक्टर अभय आस्टेकर अगर मैं नाम लूं, या फिर कुछ और भी ऐसे नाम जो भारत में नहीं पाए जाते, वो विदेशों में हैं। तो विदेश में जाने का और जो पलायन हो रहा है, मतलब यहाँ से लोग जा रहे हैं विदेश, क्या ये एक रीज़न है कि यहाँ जो है वो खुले तौर पर रिसर्च करने का मौका नहीं मिल पाता है उतना? मतलब सीधी ही बात है। अब लोग उसको
घुमा फिरा के कहते हैं, तो बहुत सीधी बात है कि आपको अगर चांस नहीं मिलेगा, आपको जो करना है, आपके आपकी जो रियल विश है, यू आर ए यंग मैन, चलो, कि जिसने ग्रेजुएशन किया है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, और आपको एक जेन्युइन रिसर्च करना है, जेन्युइन ये करना है, तो अगर आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जहां एनकरेजमेंट मिलता है वहां जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस शिवा, की ऐसा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। तो ऐसी जगह हमें अपने देश में क्रिएट करनी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी देखिए, हमने ये कॉस्मोलॉजी सेंटर यहाँ पे क्रिएट किया है चारूसेट यूनिवर्सिटी में, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में स्पेस और कॉस्मोलॉजी सेंटर हमने क्रिएट किया है। अब मैं कहता हूं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, रियली स्पीकिंग। मैंने तो इतना ही किया कि ये आप लोग आओ, यहां काम करो, थोड़ा फैसिलिटी। तो हमारे बच्चों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, टॉप लेवल के रिसर्च पेपर्स हमारे छोटे छोटे सिटीज के बच्चों ने आके कर दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं। अब ये टैलेंट क्या नहीं था? मैं जब नहीं था तो ये टैलेंट नहीं था, ये टैलेंट तो था ही। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने खाली ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो पैसे जिनके पास है, उनको मैंने अपना थोड़ा पेशेंस रख के समझाया कि भाई ये तुम्हारे बच्चों के लिए जरूरी है, ये आपके बच्चों की नीड है। और ज्यादा मतलब ऐसे अच्छे लोग तो चले जाएंगे, पर क्या सबको एक्सपोर्ट कर दोगे क्या? हर एक बच्चा एक्सपोर्ट हो सकता है क्या? और ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको आप चांस नहीं मिलेगा, तो वो उनकी जो है टैलेंट है, वो क्या होगा? मुरझा जाएगी। अगर फूल खिल रहा है तभी पानी नहीं मिला तो क्या होगा? नहीं खिल सकता है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो और दूसरा ये है कि यहाँ उनको सफिशिएंट रिस्पेक्ट ना दे, उनको वैल्यू ना करे, उनको भाई जीने तो दो, उनको जीने तो देना चाहिए ना। तो वो तो ठीक है, अब रायचौधरी और वैद्या जैसे उनको तो लेना देना नहीं था। पर अभी आज का अगर कोई यंग मैन है तो उसको तो हर एक चीज चाहिए, उसको अच्छी लाइफ चाहिए, रिसर्च भी करता है, फैसिलिटी भी, तो वो सब मॉडरेट अमाउंट में तो मिलना चाहिए। कोई भी रिसर्चर मैंने ऐसा नहीं देखा है कि जो कहता है कि मेरे लिए राजमहल बनाओ, मुझे मर्सिडीज गाड़ी ला के दो, मुझे एरिस्टोक्रेट की तरह रखो तो तभी मैं रिसर्च करूंगा। कोई ऐसा नहीं कह रहा है। पर अब आप उनको, अरे तेरा क्या यूज है और हमें क्या फायदा होगा इससे, अब सीधी ही आप ऐसी बात करें तो वो बेचारा क्या, व्हाट रिप्लाई दे कैन गिव। तो ये देश में ये माहौल, अभी हम अमृत महोत्सव ये सब बात कर रहे हैं, तो ये खड़ा करना, ये भी हमारा एक वो बन जाता है कि आप बजट में देखें तो जितना पैसा जो खर्च होना चाहिए रिसर्च के लिए जो भी, तो वो चाइना वगैरह बहुत बड़ा, तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी क्या हम करेंगे? चाइना से ही माल को लाना पड़ेगा ना। ये तो हमारा तो सॉरी ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर हमारा तो कंज्यूमर इकोनॉमी है, तो चलता है ये भाई। इतने 135 करोड़ या जो भी 140 करोड़ जो भी है, तो सबके लिए कपड़ा चाहिए, सबके लिए खाना चाहिए, तो वो तो इकोनॉमी तो चलेगा हमारा। तो अब देखिए सेमीकंडक्टर्स के बारे में, स्पेस के बारे में देखिए। अभी चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुआ था शिवा, तो पूछा मुझे एक बच्चे ने, इट इज देयर ऑन रिकॉर्ड, वो बच्चे ने मुझे सवाल पूछा कि मेरा इसरो है वो नासा से ऐसा कब करेगा? मेरा जो
रोबोट उतरेगा मून पे तो वो खो न जाए, ऐसा कब होगा? मैं क्या जवाब दूं वो बच्चे को? मैंने वो उसको बताया कि इसके लिए हमको फंडामेंटल साइंस करना पड़ेगा, खाली इंजीनियरिंग से नहीं चलेगा। हम सोचते हैं कि बस इंजीनियरिंग और स्पेस में तो हो गया, पर अगर आप फंडामेंटल फिजिक्स नहीं करेंगे, फंडामेंटल साइंस नहीं करेंगे, तो फिर रोबोट कहाँ गया वो पता नहीं चलेगा, कहाँ मिस्टेक हो गई वो भी पता नहीं चलेगा। तो वो तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, मेरा ऐसा नहीं कहना है, पर और भी अच्छा करने के लिए बेसिक थिंकिंग इज ए मस्ट। हम सोच ले कि बेसिक थिंकिंग नहीं करेंगे, फंडामेंटल थिंकिंग नहीं करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए खरीद लेंगे, तो वी कैन नॉट डू दैट फॉर एवर। पता नहीं मैंने जवाब आपके सवाल का दिया नहीं दिया, पर सर जो आपकी आखिरी लाइन है कि जो भी टेक्नोलॉजी मिलेगी उसको खरीद लेंगे, सो भारत में एक ऐसी चीज़ भी है कि मतलब हम लोग इंपोर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और लाइक अभी कुछ एपिसोड्स पहले मैं डॉक्टर उर्वशी से बात कर रहा था, वो डॉक्टर उर्वशी सिन्हा, शी इज़ इन RRI, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जो रिसर्च के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए और जो भी मशीनरी चाहिए वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसमें टाइम भी लगता है, उसमें जो प्रिसीजन चाहिए उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो भारत में ये सब चीज़ें अगर बनेंगी विद दैट एक्यूरेसी, विद दैट प्रिसीजन, तो वो हम लोगों के लिए एक जो है वो रहेगा, क्या नाम है? राइट 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 राइट, वेरी ट्रू। जी। तो नहीं, पर मैं ये सॉरी, आप जी खत्म कर ले अपनी बात। जी, नहीं मैं बस यही कह रहा था कि हाँ इस बारे हाँ में हाँ, आपके क्या ख्यालात है कि भारत नहीं में नहीं टेक्नोलॉजी बननी चाहिए? हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल चीज है। तो ये तभी होगा जब हम क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च को एनकरेज करेंगे। आप सीधा सीधा बनाना चाहेंगे जो टॉप लेवल का इंस्ट्रूमेंट, कैसे बना पाएंगे आप? आप समझते ही नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चल रहा है। इसमें क्या फंडामेंटल केमिस्ट्री, क्या फंडामेंटल फिजिक्स, कितने नए नए प्रिंसिपल्स जा रहे हैं, उसने तो वो आपको थोड़ा बताने आएगा। वो तो डॉलर्स ले लेगा, इंस्ट्रूमेंट दे देगा और बोलेंगे कि AMC को साइन करो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को। तो हमारा साधन, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी खरीदो और हमको एनुअल, वो कहते हैं ना प्रीवी पर्स, वो जो राजवी लोगों को देते थे ना सालाना, तो उसको सालाना भी देना है और उनका इंस्ट्रूमेंट भी। पर ये जब तक आप पूरा इंडिया में ये एक इंटेलेक्चुअल जो बेसिस क्रिएट नहीं करेंगे, एक इंटेलेक्ट, ये जो यंग पीपल का एक पूरा बनाएंगे नहीं, जब तक जो फोर्स नहीं बनाएंगे, तो तब तक तो आपको यही करना पड़ेगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ अभी देखिए CV रामन को 1930 में मिला था नोबेल, तो कहाँ अभी कितने साल हो गए, जैसे 90 साल होने को है। तो देयर आर वैलिड रीजंस कि हम भाई ये फंडामेंटल सोच का एक पूरा, तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज का भी वही हो रहा है ना सब। आप देखिए, अब रिसर्च की बात तो जाने दे, नोबेल प्राइज को भी जाने दे। आज तुम्हारे बच्चे हैं या तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, उसको एडमिशन चाहिए, चलो 12th कर लिया, कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें तुम एक विथ कॉन्फिडेंस यू कैन पुट हिम और हर। डिग्री तो ठीक है लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर करो। अभी कंप्यूटर का चला है तो अभी पूरा सब लोग वहां भाग रहे हैं, IT के पीछे भाग रहे हैं। अब कितने लोग हैं कि आप कहाँ रख सकेंगे अपने ही बच्चे को?
अपने ही भाई को, अपने ही बहन को कहाँ रखेंगे आप? बताइए आप मुझे। तो ये किसको खड़ा करना है? ये सब हमको करना है ना। तो ये सब प्रायोरिटी में लाना चाहिए। ये एजुकेशन जो है, पूरा एजुकेशन का फील्ड अब अच्छा है, नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, ये है वो है, ठीक है, पर जब तक हाँ इम्प्लीमेंटेशन और बेसिक थिंकिंग, जब मैं बोलता हूं ना फंडामेंटल थिंकिंग, तो सबको बहुत बड़ा शब्द लगता है, पर ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपनी लाइफ में भी बेसिक थिंकिंग, आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तो आपका कुछ बेसिक थिंकिंग होगा कि नहीं होगा जी? वो दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग यू। नहीं तो क्यों इतने एपिसोड कर पाओगे तुम? आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपका बेसिक थिंकिंग, आपने किया, दूसरे कितने लोगों ने किया, आप क्यों कर पाए? क्योंकि आपका एक बेसिक थिंकिंग है इसके पीछे। तो ये बेसिक थिंकिंग जो है वो चाहिए। आप खाली बस जल्दी इंडस्ट्री बना दो, जल्दी ये कर लो, जल्दी ये कर लो, कोलैबोरेट कर लो और खड़ा कर दो, इतने को जॉब्स मिल गए, ये सब करना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, ये सब नहीं करना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक स्टेप हमें आगे जाना है, एक स्टेप हमको डेप्थ में जाना है। ये थोड़ा डीपर थिंकिंग की बात है ना जी। ये इतना ही जरूरी है, बीजा और कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? मतलब एक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या तो आप वो भी कह रहे थे कि भाई ये फेक साइंस और क्लेम्स जो साइंस के बारे में तो मुझे इतना ही कहना है। पहले तो एस्ट्रोलॉजी की बात कर लो, तो उसमें जो मैथमेटिक्स जो यूज किया गया है ना, वो काफी पावरफुल है, काफी इलाबोरेट है और काफी डिटेल वाला मैथमेटिक्स है। पर वो गणित है, पर जब वो फलित की बात आती है ना, उससे जो फलादेश करना होता है, तो फिर इसी बिजनेस बन जाता है। तो उसमें अब वो एक अलग विषय है, पर उसमें फिर क्या है कि वो अब बिजनेस और साइंस दोनों में एक फर्क है, आप जानते हैं। बिजनेस होता है जिसका पर्पस कुछ और होता है, और साइंस होता है। और जो दूसरे क्लेम्स वगैरह की जो बात है ना, जो साइंस वगैरह के क्लेम्स, तो हमारे यहाँ ये एक ये है कि भाई कोई भी बात हो गई तो हमारे यहाँ तो ये था, विमान था, रॉकेट भी होगा, अस्त्र शस्त्र थे, और हम कुछ पढ़ते, अर्थ पहले इंडिया ही था। हाँ। तो अब मैं खाली इतना ही बताऊं आपको कि दिल्ली के एक बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट है, उनका नाम है सत्यव्रत शास्त्री जी। वहां कहीं रहते हैं, मैं नाम भूल गया, वसंत विहार या ऐसा कहीं। तो वो शास्त्री जी से मेरा मिलना हुआ था, क्योंकि मुझे इंडियन ट्रेडिशंस में भी काफी इंटरेस्ट है। वैसे आज वो अलग बात है, पूरा अलग टॉपिक है। तो वो सत्यव्रत शास्त्री जी से मेरी एक मुलाकात हुई थी। तो मैंने शास्त्री जी को पूछा वो टाइम पे, शास्त्री जी वो टाइम पे बात चल रही थी, वो महाभारत और वो जो जेनेटिक्स का बात चल रहा था, वो जेनेटिक्स का सब कोडिंग वगैरह वो लोग कर रहे थे। तो इंडिया में बोल रहे थे कि हमारे महाभारत में भी वो सब बातें हैं। वो महाभारत में कोई घड़ा और वो जो जमीन में वो सब बातें चल रही थी, तो क्लेम किए जा रहे थे कि ये सब जेनेटिक्स तो हमारे यहाँ तो था ही। तो मैंने शास्त्री जी को पूछा
कि भाई आप तो बड़े इंडोलॉजिस्ट हैं, आप बताएं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तब वो थोड़े हंस पड़े और उन्होंने बोला कि बच्चों जैसी बात कही उन्होंने। वो बच्चे कहते हैं ना कि वो बच्चे कह देते हैं कि ये तुमको पता है तो वो तो मुझे भी पता था, तुमको पता है तो मुझे भी पता था। तो शास्त्री जी ने बोला कि अगर आपको ये पता था, आपको अगर ये सब चीजें पता थी तो आपने वो उनसे पहले क्यों नहीं बोल दिया? आपने उनसे पहले बोल देना था ना, आपको ये सब बातें पता थी तो द मेन पॉइंट इज दैट कि इन आवर हेरिटेज काफी अच्छी चीजें हो सकती है, पर वहां भी रिसर्च करके हमको बाहर लाना है। जैसे खाली वो जो कहते हैं ना, मिथ्याभिमान नहीं चाहिए, but we should bring out, you see, the gems which might have been there in our heritage. I mean, हमारे प्राचीन भूतकाल में भी काफी सोचने वाले लोग थे, आज ही होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे प्राचीन भूतकाल में भी, you see, in our heritage also there must have been great thinkers. I mean, ये तो बहुरत्ना वसुंधरा की बात है जी। पर वो रिसर्च करके बाहर लाना चाहिए। खाली वो एक छोटा सा पोर्शन कहीं से पढ़ के कोट कर देने का जो आजकल ट्रेंड चलता है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, बस वो ये सब वही बात है डेप्थ में जाने की, यूसी मैंने जो बताया ना, और बेसिक थिंकिंग की। तो हम खुद ही कहेंगे कि नहीं, बेसिक थिंकिंग करना चाहिए। सॉरी सर, पीछे से अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो, और भाई लोग, तुम लोगों को भी माफी चाहूंगा भाई। अभी घर में मतलब सारे लोग आ रखे, पूरी पलटन आ रखी है, तो मेरे को मतलब ऐसे आज के दिन पॉडकास्ट जब करना होता है ना, तो मेरे को थोड़ा वो रहता है, अभी बड़ी मुश्किल से टाइम स्लॉट मिल पाता है। तो नहीं वो तो आप एडिट कर पाएंगे ना, थोड़ा बाद नहीं, कई बार ऑडियो में कई बार कुछ चीजें आ जाती है ना, तो इसलिए नो, वो तो फॉर मी नो प्रॉब्लम, आई एम क्वाइट फाइन। मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं ना। अच्छा, ये जो सामने हमारी स्क्रीन, जो सामने स्क्रीन पे हमको देख रहे हैं। जी, ठीक है। जी। तो सर पार्ट 2 के सवालों को यहीं पे थोड़ा सा मैं रोकूंगा, और पार्ट 2 के सवाल इसलिए रोकूंगा क्योंकि अब जो है मेरा थोड़ा लालच बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है मैंने। तो अब जब आप मुझे गुजरात बुलाएंगे तब ठीक है। तब मैं आपसे ये सारे सवाल जो है वो करूंगा। अब बिल्कुल। अब